हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं हेनरी फेयोल का जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे इसको। मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ। इसमें ये आपका लेक्चर नंबर 3 आई गेस 4 है। ये इसमें हमने बेसिकली थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट को कवर किया हुआ है। एंड अगेन मैं बता दूँ, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट मैंने प्रीवियस में भी डिस्कस किया हुआ है इसको। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, विद नोट्स आपको देखने को मिलेगा। थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में हमने डिस्कस किया है कि 3 पार्ट्स में थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, ये सिलेबस में होता ही है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, नियो क्लासिकल, नियो मतलब न्यू, क्लासिकल मतलब पुराना, ये थोड़ा नया, और फिर मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो 3 पार्ट्स में थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिकल में ही आपका आता है टेलर, ये हो गया है, ठीक है। फेयोल, ये हम अभी पढ़ेंगे, और ब्यूरोक्रेसी, ये भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो हेनरी फेयोल की बात करें ना, तो ये आपके एक माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है। इन्हें फादर नहीं, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, इसको करेक्ट कर लेना प्लीज़। फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट वैसे कौन था, ये हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद रखना पीटर एफ ड्रकर थे। ये पीटर एफ ड्रकर थे। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक इंक्लूड कर दिया है, फाउंडर के बजाय मैंने फादर लिख दिया। पीटर एफ ड्रकर थे, फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थे। फाउंडर मतलब ये है कि इनके पास जितनी भी थ्योरीज बनी ना, उन्होंने हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल्स थे उन्हीं को बेस बना के अपनी थ्योरीज को डेवलप किया। टेलर और इनमें ये फ़र्क था कि जो टेलर की जो थ्योरीज थी ना, वो बेसिकली एक शॉप फ्लोर, एक फैक्ट्री में ही से ही रिलेटेड थी कि वहाँ पे प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। फ्यूल का जो थ्योरी था ना, टोटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए था, जिसमें कि मोटिवेशन वगैरह सब आया, डायरेक्शन कैसे होगा एंड ऑल, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो थ्योरी था वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, इसी पे फोकस था। और जो फ्यूल का था वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए था, ठीक है। तो जो 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन मैनेजमेंट के फ्यूल ने बताए थे वो थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, सॉरी। तो आगे चल के हम ये सारे कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ इसके प्रिंसिपल्स पे ही फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, तो हम ये 1 बाय 1 सारा कवर करेंगे डेफिनेटली। अगेन बुक का नाम याद रखना, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, 1916 में पब्लिश हुई थी। ये जो मैंने आपको बताया है ना, टेलर का जो थ्योरी आया था, टेलर का थ्योरी आया था 1909 में, फ्योल का आया था 1916 में, ठीक है। इसके बाद ही आया था आपका वो जो नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी वाला, ठीक है। जो ये सीक्वेंस में ही मैं बता रही हूँ। तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने कहा था, जो कि अभी भी हम लोग डिस्कस करते हैं, वो बहुत रेलिवेंट है। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, चलिए। सबसे पहले जो इन्होंने प्रिंसिपल बताया था वो था डिवीजन ऑफ वर्क। इनके अकॉर्डिंग जो है, जितना भी डिपार्टमेंट में काम है ना, उसको ऑफिस में काम है, ऑर्गेनाइजेशन में काम है, उसको डिपार्टमेंट्स में बांट दो। फॉर एग्जांपल, अगर एक एचआर मैनेजर है, वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करेगा। प्रोडक्शन मैनेजर है, वो प्रोडक्शन को मैनेज करेगा। मार्केटिंग मैनेजर है, वो मार्केटिंग को मैनेज करेगा। तो काम को बांट दो स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे, उससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, ठीक है। फिर है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी को भी काम को करने के लिए अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो डेफिनेटली यू नीड अथॉरिटी टू डू दैट वर्क। तो अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव ऑर्डर्स, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द जॉब। ये दोनों ही साथ में ही चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि एक सेल्स मैनेजर है, उसने टारगेट को सेट किया हुआ है सेल्स का, अपने जितने भी सेल्स के एम्प्लॉयज़ हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको बताया है कि भाई आपको ये टारगेट अचीव करना है इन दिस मंथ। लेकिन ये तो हुआ उसकी अथॉरिटी की बात, कि उसको अथॉरिटी है ऑर्डर देने का, लेकिन रिस्पॉन्सिबल क्या वो नहीं है ऑर्डर देने के बाद? नो, वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो जो टारगेट है उस सेल्स का उसको अचीव करे। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो टुगेदर टू अचीव द मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। फिर है आपका अगला डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब ये होता है कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं ना, ज़रूरी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जितना रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको ओबे करें। अगर टाइमिंग है 10 बजे आने की, तो 10 बजे ही सब आए। एक डिसिप्लिन प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तभी हम मैक्सिमम एफिशिएंसी ला सकते हैं, तभी वो एक अच्छा मैनेजर कहला सकता है। यूनिटी ऑफ कमांड, फोर्थ प्रिंसिपल है आपका, कि जितने भी एम्प्लॉय हैं ना, वो एक ही बॉस से ऑर्डर को रिसीव करें। इससे कन्फ्यूजन अवॉइड किया जा सकता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि एक ही हेड हो, एक ही प्लान हो और एक ही ऑब्जेक्टिव हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी टीम्स हैं ना, सबके लिए।
मतलब ये है कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बहुत ही कॉमन लगता है, बट दोनों में डिफरेंस है। यूनिटी ऑफ कमांड बेसिकली ना ये एक इंडिविजुअल के लिए है। एक इंडिविजुअल किसके ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय किसके ऑर्डर को फॉलो करेगा, तो सिर्फ किसी एक के ही ऑर्डर को उसको फॉलो करना है, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो किसी एक ही गोल को अचीव करने के लिए किसी एक ही डायरेक्शन के अंडर में काम करें, ठीक है। तो ये इसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहा जाता है। कोई बोल रहा है कि भैया हमें सेल्स बढ़ाना है, कोई बोल रहा है कि हमें कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम रखना है इस साल, या कोई बोल रहा है कि हमें आउटपुट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, कोई बोल रहा है कि नहीं हमें इतना ही आउटपुट से बनाना है जितना कि बिक जाए। तो यहाँ पे डायरेक्शन की कमी है, कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो ये है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड, वन प्लान, वन ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल दी टीम वर्किंग। तो इन दोनों के बीच एक डिफरेंस है, ये याद रखना। अगर हम इसके बाद की बात करें तो इसके बाद है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ना, ये हमेशा ही पर्सनल इंटरेस्ट से पहले आना चाहिए। क्या चीज़? ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो पर्सनल इंटरेस्ट से पहले आना चाहिए। मतलब ये है कि सपोज़ कोई जो HR मैनेजर है वो किसी पर्सन को जानता है, वो सोच रहा है कि क्यों ना मैं इसको ही हायर कर लूँ बिकॉज ये मेरा रिलेटिव है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको उसने अवॉइड किया, इग्नोर किया एंड पर्सनल इंटरेस्ट को उसने पहले रखा। तो ये गलत है, इससे हम एक अच्छे मैनेजर नहीं कहलाएंगे। फिर आपका रेम्यूनरेशन है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको फेयर पे दो, उनको फेयर वेजेस दो जितना वो काम करते हैं, तभी वो मोटिवेट होंगे, तभी उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा काम करने से। देखो ये जो थ्योरीज है ना, ये बहुत बहुत पुराने टाइम की हैं। उस टाइम ना आप एक चीज़ याद रखें, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। जितनी भी थ्योरीज हैं ये उस टाइम की हैं जिस टाइम प्रॉपर कैपिटलिज्म था। कैपिटलिज्म मतलब समझते हो? कैपिटलिज्म मतलब होता है कि सिर्फ प्राइवेट ओनरशिप था हर जगह, तो कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन था ही नहीं। तो ये जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस थी ना, ये सब चाहती थी कि बस ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिके, मैक्सिमम सेल हो। अब इसको करने के लिए डेफिनेटली काम ज़्यादा करवाना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल भी ये लोग इज्जत रिस्पेक्ट देते ही नहीं थे। ज़्यादा काम करवाते थे, मिनिमम पैसा देते थे। इसी की वजह से तो मैनेजमेंट थ्योरीज आई, क्योंकि ज़्यादा काम करवाना, कम पैसा देना, ये कब तक चलेगा? कुछ टाइम तक तो चला, लेकिन फिर धीरे धीरे फिर लोग डीमोटिवेट होने लगे, काम आउटपुट हो नहीं पा रहा था, डिमांड फुलफिल हो नहीं पा रही थी सप्लाई के थ्रू। तो ये उसी टाइम की थ्योरीज हैं। तो रेम्यूनरेशन में ये लॉजिक दिया गया कि भैया लोग जितना काम करें कम से कम उनको फेयर पे दो, तभी तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे, तभी तो उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका रेम्यूनरेशन है। फिर उसके बाद अगला जो प्रिंसिपल था वो ये था कि सेंट्रलाइजेशन हो और डिसेंट्रलाइजेशन हो। मतलब क्या है, जितनी भी डिसीजन मेकिंग है ना वो कौन लेगा, जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं उसको किसको लेना चाहिए? एक ही पर्सन को लेना चाहिए जितने भी डिसीजंस हैं, या फिर अलग अलग डिसीजंस के लिए नीचे वाले लोगों को, जितने नीचे वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको अलाउ करो कि वो डिसीजन ले सके। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। अगर हम बिग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे कौन सा ज़्यादा सुटेबल है? वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही बॉस, सपोज अंबानी है, डेली के डिसीजन अगर इंपॉर्टेंट यही लेंगे तो काम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इतने सारे इनके काम होते हैं पर डे के, ऑल ओवर इंडिया, पूरी दुनिया में इनका बिजनेस है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाउएवर जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में है वहाँ पे कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे लोग कम हैं, एम्प्लॉय 5 से 10 हैं, 20 है, 15 है, तो ये थोड़ा मैनेज करना आसान हो जाता है। जितने भी सीनियर लोग हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, उनको स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना चाहिए, और जो डे टू डे वाला डिसीजन है ना वो नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को लेना चाहिए, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिस में गेस्ट आए, क्लाइंट्स आए, उनको चाय देनी है। अब ये भी आप अपने CEO से जाके पूछोगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए कि कौन सा डिसीजन किसको लेना है, ठीक है। फिर आपका स्केलर चेन बेसिकली ना चेन ऑफ कमांड को बताता है कि चेन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा। क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए टॉप से बॉटम के बीच में। फॉर एग्जाम्पल जो CEO है ना वो डिपार्टमेंट के हेड को बताएगा, अगर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है वर्कर तक, डायरेक्ट ना पहुंचा करके डिपार्टमेंट हेड को बताएगा। फिर वो मैनेजर को बताएगा, मैनेजर सुपरवाइजर को बताएगा, और सुपरवाइजर वर्कर को बताएगा। तो इस तरीके से एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे क्रिएट किया हो गया है, ना कि डायरेक्ट वर्कर से वो
बात करेगा, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ अभी भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो इस फिगर के थ्रू। लेकिन एक इन्होंने एक ऑप्शन भी बताया, इनके अकॉर्डिंग ना ये जो प्रिंसिपल है ना ये फिक्स नहीं है, मतलब कि ये रिजिड नहीं है, सिचुएशन टू सिचुएशन आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये इन्होंने एक आइडिया दिया गैंग प्लैंक का, ये शॉर्ट नोट्स के लिए प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। गैंग प्लैंक का आइडिया दिया कि अगर कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल एक ई है एक ओ है, वैसे तो इनका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है तो ई डायरेक्ट ओ को कम्युनिकेट कर सकता है। अब पता चले कि इन्फॉर्मेशन आज ही भर में देनी है, आज ही भर में पहुंचानी है, और ये इधर से इधर जाते 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 लग गया 2 से 3 दिन, तो अर्जेंट इन्फॉर्मेशन तो रह नहीं पाई। तो बेस्ड ऑन द अर्जेंसी ऑफ द मैसेज ये गैंग प्लैंक को यूज़ किया जा सकता है। ये स्केलर चेन का एक ऑप्शन कह सकते हो या एक एक्सेप्शन कह सकते हो। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपके 9 प्रिंसिपल्स हो गए। तो कितने प्रिंसिपल्स हैं टोटल? 14 हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर की। इन्होंने कहा कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, देखो हम लोग घर में भी कहते हैं कि चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज होती हैं तो काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इनके अकॉर्डिंग ये ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का, सामान का, हर चीज़ का प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर मीन्स ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए चीज़ें। तो राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन द राइट प्लेस, तभी काम बेस्ट वे में होगा। इक्विटी मतलब ये है कि जो मैनेजर्स हैं उनको एम्प्लॉयज़ को काइंडनेस और जस्टिस के साथ ट्रीट करना है, तभी वो लोग एनकरेज होंगे। उनमें एक एम्पैथी होनी चाहिए मैनेजर्स में, एम्प्लॉयज़ के साथ बात करने की, उनको डील करने की, संभालने की। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर के बारे में उन्होंने कहा कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं कोशिश ये होनी चाहिए कि जो मैनेजर्स हैं ना वो लॉन्ग टर्म करियर को एनकरेज करें, ना ही शॉर्ट टर्म को, क्योंकि हम जितनी बार हायर करेंगे डेफिनेटली हमें उन्हें बार बार ट्रेनिंग देनी होगी, बार बार चीज़ों को सिखाना पड़ेगा, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात की कि लॉन्ग टर्म के लिए एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहे, यही मैनेजर का टारगेट होना चाहिए। फिर बात करते हैं इनिशिएटिव की। तो मैनेजर को कोशिश करनी चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करे कि वो इनिशिएटिव ले, क्रिएटिवली चीज़ों को सोचे। देख रहे हो ना, इसीलिए मैंने आपको कहा कि इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी कहा गया। ये चीज़ आज भी होती है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं वहाँ पे लोगों को बोला जाता है कि आप अपना डिसीजन दो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो डिसीजन लेते टाइम। तो इनिशिएटिव के बारे में इन्होंने ही पहली बार कहा था कि एम्प्लॉयज़ को भी एनकरेज करो अपना इनिशिएटिव लेने के लिए, कि वो क्रिएटिवली चीज़ों को देखें, सोचें। फिर है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, मतलब क्या कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। जितने भी एम्प्लॉय हैं अगर हम मिलजुल के काम करेंगे तो ही काम हो पाएगा। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में एक यूनियन की तरह काम होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 14 प्रिंसिपल याद कैसे हों? मैम प्रिंसिपल्स 14 है, मतलब समझ में आ गया, बट याद कैसे हों? तो आई हैव अ ट्रिक फॉर यू, जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता 14 सीक्वेंस में, तो मैंने भी एक ट्रिक रखी हुई है, तो मैं आपको बताती हूँ, किसी को मैं बताना। नंबर 1 है आपका, दादू उससे राइस दो। मैंने बताया ना 14 प्रिंसिपल्स हैं, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। डी मीन्स क्या हो गया आपका? डी मीन्स हो गया डिवीजन ऑफ वर्क। ए मीन्स क्या हो गया? अथॉरिटी। डी मीन्स हो गया डिसिप्लिन। यू मीन्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर अगेन यू है यूनिटी ऑफ कमांड, आगे पीछे कर सकते हो। एस मीन्स हो गया स्केलर, ठीक है, वो वाला जो था स्केलर चेन वाला प्रिंसिपल। फिर एस मीन्स हो गया कि सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल जनरल इंटरेस्ट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। फिर जो ई है इक्विटी था इसका मतलब। आर मीन्स हो गया रेम्यूनरेशन। फिर अगेन आई मीन्स हो गया इनिशिएटिव। सी मीन्स हो गया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ई मीन्स हो गया स्पिरिट दी कॉर्प्स। टी मीन्स हो गया टेन्योर वाला जो अभी हमने पॉइंट पढ़ा है ना, टेन्योर फिक्स होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। एंड ओ मीन्स क्या हो गया? ओ मीन्स हो गया ऑर्डर। तो यहाँ पे आपने 14 प्रिंसिपल्स को आप ऐसे याद रख सकते हो। इज़ इट क्लियर? हो जाएगा? टफ है नहीं ना? अगर आपको ये सारे 14 प्रिंसिपल्स के बारे में पता है तो आप इसको वर्ड्स को तुरंत ट्रेस करके आप पहचान सकते हो कि यहाँ पे मुझे कौन सा वर्ड यूज़ करना है। क्या चीज़ है? दादू उससे राइस तो। थोड़ा बच्चों की तरह बोल दो, डी मत लिखना यहाँ पे वरना कंफ्यूज हो जाओगे। टी